मैं आपका दिल से गहराइयों से स्वागत करता हूं और एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजाएं कि आप लोग यहाँ पे आ पाए। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि नौकरी करना कोई जुर्म है, ठीक है? नौकरी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वहां से जो आप पैसे कमा रहे हो उसका आप इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसका इस्तेमाल, जैसा पैसा आपने कमाया उसको आप सही जगह अगर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, आप उसको सही जगह आप उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वही पैसा कितना बड़ा बन जाएगा, कितना बड़ा आपको बना देगा ये आपने नहीं सोचा होगा। जैसे कि सैफ कादिर जी ने बताया कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ठीक है? मतलब कि प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है? उसका मार्केट है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं है, नहीं बिकेगा, ये सारी चीजें। तो मैं आपकी सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस है उसका मैं 30 से 40% यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन सीधे देता हूँ, टाइम पास क्योंकि नहीं करना है। और हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रेजेंटेशन के बाद सीधा घर नहीं जाना है, उसके बाद सभी लोगों को टी शर्ट दिया जाएगा और वो टी शर्ट पहन के हम एक ग्रुप फोटो करेंगे, ठीक है? उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे, फिर घर जाना है, ठीक है? तो अभी मैं सीधा एमएलसी इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। तो एमएलसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इसमें हमको को ऑनरशिप मिल रही है एक इंटरनेशनल कंपनी की, और 15 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी, कि वो एक इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था 15 साल पहले कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर पाओ। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया क्राउड इन्वेस्टिंग के जरिए, ठीक है? क्राउड इन्वेस्टिंग बड़ा बहुत गहरा टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और जब हमारे इवेंट्स और होंगे तो इसके बारे में डेप्थ में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्राउड इन्वेस्टिंग क्या होता है। क्राउड इन्वेस्टिंग ऐसा जरिया है जिसके जरिए कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास बहुत कम रुपए हैं या वो बहुत ज्यादा भी पैसे हैं, तो वो सभी लोग क्राउड इन्वेस्टिंग के जरिए दुनिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आप कंपनी के प्री आईपीओ शेयर्स खरीदते हो। प्री आईपीओ शेयर्स मतलब कि कंपनी प्राइवेट होती है अभी, वो किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है? अगर आप अभी सोचोगे कि एमएलसी का शेयर प्राइस आप गूगल पे सर्च करो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप प्री आईपीओ शेयर्स कंपनी के खरीदते हो और इसके बदले आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर कि जो कंपनी का फाउंडर है उसका सिग्नेचर भी होता है, ठीक है? तो ये आपके पास प्रूफ होता है कि आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। और जो आपने पैसा लगाया है कंपनी में, जो आपने पैसा दिया है कंपनी को, उसका इस्तेमाल होता है कंपनी के डेवलपमेंट में। जो भी कंपनी करने वाली है, जो प्रोडक्ट बनाने वाली है, उसको डेवलप करने में, उसको मार्केट में लाने में, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करने में आपका जो पैसा है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो आपका पैसा तो वो यूज कर रहे हैं, आपको क्या फायदा है? तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉफिट दो तरीके से मिल सकता है। सबसे पहला तरीका होता है डिविडेंड्स, ये सबसे पहले मिलता है, डिविडेंड्स एक तरीका होता है। और डिविडेंड, लेकिन ये जो शेयर्स है वो सेल कब होते हैं? जब कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है। जब स्टॉक मार्केट में कंपनी जाती है तो वहां पे आप शेयर सेल करके बड़ा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं वहां पे अगर आप शेयर्स के दाम देखोगे कंपनियों के तो वो पैसों में मिलते हैं, ठीक है? बहुत ही कम दाम होते हैं उनके। तो जब कंपनियां ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, तो उनके जो शेयर्स के दाम होते हैं वो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही होती है। तो आपका, जैसे कि उन्होंने सैफ कादिर जी ने बताया कि 20 साल में उस कंपनी का इतना प्राइस था और वो उतना चला गया क्योंकि उस कंपनी ने डेवलप किया, ओके? अब हम बात करते हैं एमएलसी इंजीनियरिंग के बारे में, कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको प्रॉफिट कब मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सभी लोग। तो एमएलसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है वो मेडिकल सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है? जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि डायबिटीज के कुछ चीजें बन रही हैं, डिवाइस बन रही है,
तो एक मेडिकल सेक्टर में काम कर रही है, और ये जो मेडिकल सेक्टर है ये पहले से $multi-billion का सेक्टर है, मतलब कि बहुत ही रिच सेक्टर है ये। क्या यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिनका इन्वेस्टमेंट मेडिकल सेक्टर की कंपनी में हो? किसी का है? कौन सी कंपनी में है सर आपका? अच्छा एमएलसी में। ओके ओके, मैंने सोचा किसी और कंपनी में। किसी और कंपनी में एमएलसी को छोड़ के किसी और कंपनी में किसी का मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है? नहीं है? कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे मैं एक मौका मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो $multi-billion के सेक्टर में। ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला सेक्टर है, सभी लोग बीमार होते हैं, और अभी मैं सारा मार्केट भी दिखाऊंगा आपको जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका। तो ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि आपको मौका मिल रहा है को ऑनरशिप लेने का, शेयर्स खरीदने का, पार्टनरशिप लेने का एक इंटरनेशनल कंपनी में। तो ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट की एनालिसिस करने में मैं थोड़ी बहुत आपकी मदद यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2022 को, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुए कंपनी को, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट के फाउंडर है इवान साल्तनोव। तो इवान साल्तनोव की भी आप फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है एमएलसी इंजीनियरिंग के फाउंडर। इनके बारे में यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हो कि इनका 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में, ठीक है। और ये क्रिएटर और ऑर्गेनाइजर है जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। यही जो है इनके दिमाग में ये आया कि एमएलसी का फाउंडर किया जाए, मतलब एमएलसी को लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये खुद डायबिटीज के पेशेंट थे, और इस जो ये प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में अभी डायबिटीज वाली, और जो सीजीएम डिवाइस की प्रॉब्लम थी इन्होंने खुद फेस किया उसको। तो इस प्रॉब्लम, क्योंकि ये बिजनेस माइंडसेट के थे, तो इन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, और इनको लगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कंपनी के को फाउंडर मैक्सिम कोलोमिट्स। ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ इनका एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कि ये लोग कितने एक्सपीरियंस्ड हैं बिजनेस फील्ड में। इनका आप एक्सपीरियंस देखोगे तो $10 मिलियन से भी जो कंपनी ओन करती है एसेट, उसके ये मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लोगों का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, और साथ में ये लोग जिस चीज में एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप देख रहे हो इनकी डिग्री है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड क्रेडिट। तो हमारी कंपनी जो एमएलसी है इसमें वो यही काम करते हैं, फाइनेंस एंड क्रेडिट के सेक्टर को ये देखते हैं इस कंपनी में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारी कंपनी में वो उसी पद पे हैं, उसी चीज को देख रहे हैं। तो जो काम होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। ऐसे ही सभी लोग हैं, तो सभी लोगों का प्रेजेंटेशन सबके बारे में डिटेल है, तो इनके बारे में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास भी टाइम उतना नहीं। ओके, तो अभी हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो है सीजीएम डिवाइस, सीजीएम प्रोडक्ट। सीजीएम का मतलब होता है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज या फिर जो शुगर के पेशेंट हैं उनके द्वारा। और ये जो डायबिटीज बीमारी का नाम है, ये जो शुगर बीमारी है, ये साइलेंट किलर है। आप इसको पैंडेमिक डिजीज भी बोल सकते हो, मतलब कि ये ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को धीरे धीरे मारती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनको डायबिटीज है, उनको बाद में पता चलता है जब डायबिटीज बहुत खतरनाक लेवल की हो जाती है। तो इन सारी चीजों से प्रोडक्ट कैसे बचाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पैंडेमिक डिजीज मतलब यह होता है कि इस बीमारी का अभी तक क्योर नहीं ढूंढा गया है। जैसे कैंसर है, कैंसर का क्योर अभी तक जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे ही जो डायबिटीज है उसका क्योर अभी तक नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा डिवाइस है, इसके लिए अभी क्या होता था पहले, जैसे कि डायबिटीज तो ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ है, ये बहुत पहले से चली आ रही है बीमारी। तो पहले लोग इसके लिए क्या करते थे, ग्लूकोमीटर यूज करते थे, क्लासिक ग्लूकोमीटर। तो इसमें क्या होता है, कैसे ये डिवाइस इस्तेमाल होता है, उसके बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ,
तो ये है क्लासिक ग्लूकोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक सुई होती है, मतलब पिन होती है, और इसका जो ये डिवाइस है ये है ग्लूकोमीटर। इस पिन को उसमें लगाया जाता है, और जैसे ही आप उसमें लगाते हो ये डिवाइस है ये ऑन हो जाती है। इसके बाद आपके पास एक सुई होती है, मतलब एक पेन जैसी होती है, उसमें सुई निकली होती है, उसको आप हाथ में अपने लगाते हो तो उसमें हाथ में आपके छेद होता है और उसमें से ब्लड निकलता है, और ब्लड को फिर आप ये जो डिवाइस है उसके पिन में आप लगाते हो, ये जो ब्लड है इसमें जाता है, और उससे फिर वो आपका जो डायबिटीज का लेवल है, जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, उसको इस मीटर में वो बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है, और ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, क्योंकि आप बार बार, जैसा कि फैजान सर ने भी बताया कि 15 से 20 बार एक दिन में ये करना पड़ता है, मतलब 15 से 20 बार आप दिन में, एक जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको पिंच करना पड़ता है, ऐसे खून निकालना पड़ता है अपने हाथ को, अपना डायबिटीज का लेवल पता करने के लिए, अपना शुगर लेवल पता करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 15 बार हो रहा है, तो महीने में कितने छेद होंगे हाथ में, और कितना उसका ब्लड लॉस होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन ही छेद करना है, एक दिन ही आपको चेक करना है, ये दिन में 15 बार करना है, ऐसा होता है। मतलब अगर 5 बार भी आप कर रहे हो तब भी महीने में होते हैं 150 बार। उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें। और क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं भी इससे चेक नहीं कर सकते शुगर लेवल। आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हो, आप यहाँ पे आए हो, आप अपने हाथ में छेद करके ब्लड निकाल के चेक कर सकते हो अभी, ये थोड़ा बहुत ही कठिन है, और आपको सभी लोग समझ जाएंगे कि ये पेशेंट है भाई, इससे दूर रहो, ठीक है, ऐसा। अब हम जो सीजीएम डिवाइस है वो उससे बेटर कैसे इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सीजीएम डिवाइस सबसे पहले कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो सीजीएम डिवाइस है वो कैसे इस्तेमाल होता है, ये वीडियो के जरिए आप देख सकते हो। जहाँ भी लगाना होता है वहां पे आप सबसे पहले साफ करते हो इस तरह की कॉटन से, और ऐसा आता है सीजीएम डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है और एक प्लग करने वाला होता है। तो उसमें सबसे पहले आप सेंसर को फिट करते हो, और सेंसर आप जैसे ही फिट कर देते हो वो उसमें सेट हो जाता है, और ये जो आपका मशीन है वो रेडी है यूज करने के लिए। अब इस डिवाइस में से ये जो सेंसर है देखिए, इसमें अब आ गया, इसमें फिट हो गया सेंसर, ठीक है। अब सेंसर को क्या करना है, हाथ पे ऐसे ही लगाओगे आप, चिपक जाता है, और इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है, ठीक है, कोई पेन नहीं होता है, कहीं भी आपको कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई छेद नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो पिन होती है इसकी ना इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसको सिर्फ ब्लड से संपर्क करना होता है चेक करने के लिए, ठीक है। और इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए ये लड़का रास्ते पे चल रहा था, उसने ऐसे किया, पता चल गया। इसमें क्या होता है फिर कि जैसे ही आप अपना डिवाइस जो है उस पास में ले जाते हो, वो तुरंत बता देता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना है, ठीक है। और इसको आप एक बार लगाने के बाद 14 दिन तक चेकअप कर सकते हो। मतलब एक बार आपने सेट कर लिया हाथ में, अब 14 दिन अपना हाथ के पास अपना जो डिवाइस है वो ले जाओगे, वो तुरंत बता देगा कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो ये बहुत ही आसान कर दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको अपने हाथ में छेद करने की जरूरत नहीं है, ना आपका ब्लड लॉस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी खूबियां, और खूबियां क्या हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और खूबी ये है कि इसमें जब आपका ब्लड जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल जो होता है उससे अगर वो अप जाता है या फिर डाउन जाता है, तो वो तुरंत आपके फोन पे, आपके डिवाइस में एक ऐप आती है जिसके जरिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, उसमें स्कैनर आता है, उससे स्कैन होता है, ठीक है। तो उसके जरिए वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे आप अलार्म लगाते हो अलार्म बजता है, वैसे ही ये जैसे ही आपका नॉर्मल से अप जाता है या फिर डाउन जाता है, वो तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है कि आपका अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो फिर जो डॉक्टर ने इंसुलिन सजेस्ट की होती है उसको आप टाइम से लेके इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायबिटीज का अभी तक क्योर नहीं ढूंढा गया है, इसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लेकिन अगर जब व्यक्ति का जो शुगर लेवल होता है वो अगर बहुत ज्यादा अप हो जाता है और उसको पता नहीं चलता और टाइम से वो सही इंसुलिन नहीं लेता है, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप कितनी तकलीफ होती है, ये एक मूवी मैंने देखी थी, वो मूवी में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कौन सी मूवी है। तो आप लोग भी अपने घर पे जाके वो मूवी को देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि इसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें और भी
फीचर्स है बहुत सारे, ठीक है। इसमें जो डिवाइस है ये मैंने बताया कि एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक चलता है, 14 दिन। बहुत बढ़िया, ये मुझे खुशी हुई कि आप लोग सारा डेटा याद करके रख रहे हो। यही मुझे चाहिए कि आप लोगों को एक एक चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसके साथ आप बात कर लेते हैं कि ठीक है यार, प्रोडक्ट तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, यूज करेंगे लोग, लेकिन क्या ये मार्केट में बिकेगा? क्योंकि हमको तो पैसा कमाना है ना, अल्टीमेटली हम इन्वेस्टमेंट करने आए यहाँ पे। तो क्या ये प्रोडक्ट बिकेगा? और प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। एप्पल क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, उसकी लोगों को जरूरत है, उनको समझ में आ रही है। और भी जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे इसीलिए बिक रहे हैं क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है, लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, उसको पसंद करते हैं। तो अगर हम इस डिवाइस की बात करें, CGM डिवाइस की, तो वो कौन खरीदेगा? डायबिटीज के पेशेंट्स, और कोई तो नहीं खरीदेगा ना। डायबिटीज के पेशेंट्स खरीदेंगे, या फिर जिनको डायबिटीज होने वाला है उनको पता चल गया तो वो अपना शुगर लेवल मेजर करने के लिए वही खरीदेंगे। तो वो कितने हैं? फायदा किसको होगा अगर वो खरीद रहे हैं? तो आपको। बहुत बढ़िया। आप लोगों को नहीं होगा क्या? फायदा किसको होगा? हम सबको फायदा होने वाला। कंपनी को होगा और जो निवेशक है उन निवेशकों को होगा, दो लोगों को होगा। खरीदने वालों को वही फायदा होगा कि उन्होंने इस्तेमाल किया। ये है, उनको भी फायदा हो रहा है। और हमको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है जहाँ की सिर्फ हमारा फायदा हो, ठीक है। किसी की जिंदगी लेके अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा कभी सही नहीं होता है। तो हम जिंदगी भी बचा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, साथ में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम गर्व से भी कहेंगे कि नहीं, हाँ मैं कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, तो आप देखोगे जाके इंटरनेट पे डेटा है। मैं आपको अभी एक न्यूज भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि मैं जो डेटा बता रहा हूँ वो उसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 600 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको की डायबिटीज है, और 50% उसमें से ऐसे लोग हैं जिनके तक ये डिवाइस पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास कमी है, मतलब मार्केट में है ही नहीं डिवाइसेस हैं तो कौन से हैं? ग्लूकोमीटर, ठीक है। ग्लूकोमीटर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को मैंने वीडियो दिखा दिया। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सुई चुभाने से डरते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ हो गया आपको बीमारी, डॉक्टर ने बोला कि आपको सुई लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप कोई जादू टोना कर दो लेकिन मुझे सुई मत लगाओ, सही कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही सभी जगह होता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो सुई लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं वो बहुत महंगे बिक रहे हैं। मैं वो सारी चीजें मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो और 2050 तक ये जो डेटा है 600 मिलियन का, वो 1.3 बिलियन होने वाला है। मतलब कि 1.3 बिलियन लोग पूरी दुनिया में डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। साथ में 100 मिलियन से ज्यादा लोग भारत में सिर्फ है ऐसे जो कि डायबिटीज है जिनको। और ये जो 100 मिलियन लोग है ना, ये एक कंट्री है ब्रिटेन की कंट्री से 30 मिलियन ज्यादा लोग हैं। मतलब कि ब्रिटेन एक पूरी कंट्री है, उससे 30 मिलियन ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट हैं। मतलब बहुत बड़ी संख्या है, 10 करोड़ है ये। 100 मिलियन होता है 10 करोड़, ठीक है। और 130 मिलियन ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब होता है कि उनको लक्षण है, ठीक है, उनको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। तो 130 मिलियन ये, 100 मिलियन ये, कितने हो गए? 230 मिलियन लोग। मतलब यहाँ पे भारत में सिर्फ मार्केट है, भारत में सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं। और ये जो सीजीएम है, सीजीएम की जो ग्रोथ रेट है, मतलब कि जो सीजीएम डिवाइस बिक रहे हैं वो हर साल पहले से ही देखा जा रहा है कि 30% की रेट से उसका सेल जो है वो बढ़ रहा है। चलिए, मैंने जो अभी डेटा बताया कि 110 करोड़ लोग हैं भारत में जो डायबिटीज के पेशेंट है, तो ये भारत का न्यूज चैनल का वीडियो है। आप जियो न्यूज को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, ट्रस्टेड है ये, इस डेटा को कंफर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ICMR के ताजा सर्वे के अनुसार भारत में डायबिटीज के कुल मरीजों की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है, यानी ब्रिटेन की आबादी से भी 3 करोड़ ज्यादा। आप चाहे तो कह सकते हैं कि भारत में डायबिटीज का किंगडम तैयार हो चुका है। इससे भी डराने वाला आंकड़ा यह है कि डायबिटिक मरीजों की यह संख्या बीते कुछ वक्त से लगातार तेजी से बढ़ी है। ICMR का सर्वे बताता है कि भारत में बीते 4 वर्षों में ही डायबिटीज के मरीजों की संख्या
44% तक बढ़ गई है। यही नहीं, ऐसे लोग जिन्हें निकट भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा है, उनकी तादाद और भी ज्यादा है। और सर्वे के अनुसार भारत में तकरीबन 13 करोड़ 30 लाख मरीज ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं और जिन्हें आने वाले समय में डायबिटीज होने का पूरा खतरा है, यानी पूरे आसार है। और ये आंकड़े बताते हैं कि आज हम वाकई में डायबिटिक स्टेट बनने की तरफ हैं। और इसकी कैपिटल है टूरिज्म के लिए मशहूर गोवा। क्योंकि जिस गोवा में आप घूमने और मस्ती के लिए जाते हैं, आज उसी गोवा की कुल 26.4% आबादी डायबिटिक हो चुकी है। इसके बाद पुदुचेरी का नंबर आता है, यहाँ 26.3% लोग मधुमेह के मरीज हैं। इसी तरह केरल 25.5%, जबकि चंडीगढ़ में 20.4% लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है और दिल्ली की 17.8% आबादी मधुमेह का शिकार है। The study showed that the number of people with diabetes is increasing very rapidly in India. The earlier numbers were around 70 million people estimated to have diabetes in India. Today the numbers crossed 100 million, about 101 million people. यही नहीं, इस बीमारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और IDF डायबिटीज एटलस के मुताबिक वर्ष 2021 में इस बीमारी की वजह से कुल 6,47,831 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में आपको क्या चीज कॉमन मिलेगी, हम आपको बताते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, क्योंकि एक बार डायबिटीज हो जाए तो फिर टेस्ट का और इलाज का लंबा सिलसिला चलता है और डायबिटीज के साथ चलती हैं दवाएं, तो दवाओं का डब्बा ये भी आपको कॉमन मिलेगा। और बहुत सारे घरों में शुगर नापने की मशीन, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, यानी डायबिटीज चेक करने की मशीन भी लगभग आपको ज्यादातर घरों में मिलेगी, क्योंकि रेगुलर ये चेक रखना जरूरी है कि कहीं मेरी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर तो नहीं जा रही है। जो डेटा मैंने बताया वो कंफर्म हो गया। साथ में लास्ट में ये जो एंकर थी न्यूज चैनल की, उन्होंने दिखाया आपको ग्लूकोमीटर, ठीक है, हाँ ये रहा डिवाइस, ठीक है। वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कि कैसे ये काम करता है और कितना खतरनाक है ना। सुई चुभाने वाला ये डिवाइस है जो भारत में सभी लोग इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। 5 से 10% होंगे जो कि CGM डिवाइस का अभी भारत में लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोमीटर का, ठीक है। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। डायबिटीज ये जो CGM डिवाइस है वो ज्यादा बन नहीं पा रहे हैं, सभी लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कंपनियां हैं जो कुछ बना रही है CGM डिवाइस, ठीक है। एक कंपनी है फ्री स्टाइल लिब्रे जो इस प्रोडक्ट को बना रही है, दूसरी है डेक्सकॉम, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट पहले से बना रहे हैं। और भी कुछ कंपनियां हैं छोटी छोटी जो कि अलग अलग कंट्रीज में है, लोकल कंपनियां हैं। लेकिन इनमें क्या कमी है, ये क्या दिक्कत कर रहे हैं कि सभी लोगों तक ये डिवाइसेस नहीं पहुंच पा रहे हैं और सभी लोग अभी भी भारत में ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, नहीं तो सभी लोग इसको इस्तेमाल करते। अगर सभी लोगों तक पहुंच पाता और अफोर्डेबल होता। तो अगर आप इसकी कॉस्ट देखेंगे सबसे पहले, तो कॉस्ट है इसकी $80 14 दिन के लिए, ये है फ्री स्टाइल लिब्रे की। और दूसरी जो डिवाइस है डेक्सकॉम, इसकी है $80 10 दिन के लिए। तो इसकी कॉस्ट सबसे पहले बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जो ग्लूकोमीटर आता है वो 2000 रुपए का आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोमीटर आपको 1000 रुपए 600 में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मतलब वो डिवाइस अगर पूरा आप लोगे तो उसमें, क्योंकि बस जो पेन था उसको चेंज करना पड़ता है बार बार, और जो मीटर होता है वो 6 महीने से 1 साल तक चलता है। लेकिन वो डिवाइस आते हैं 2000 रुपए तक, बढ़िया वाले, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां और सभी लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा है और लिमिटेड कंपनियां बना रही हैं इस प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है कि हजारों कंपनियां हैं, जो लाखों कंपनियां जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंच सकता है। जो कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियों का आप सर्च करोगे ना, तो ये भारत में मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। फ्री स्टाइल लिब्रे मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में डेक्सकॉम आपको नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो खरीदने की ऑनलाइन जाके, ठीक है, या जैसे भी आप खरीदना चाहो डेक्सकॉम आप खरीदने की कोशिश करना। अगर आप खरीद पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताना, मैं भी खरीदूंगा, ठीक है। डेक्सकॉम आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, सर्च किया, तो आप डेक्सकॉम दूसरे कंट्रीज में खरीद पाओगे। लेकिन ये देखो कि इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि $80 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 10 दिन का, और इसकी है $80 14 दिन का। तो वो सस्ता है लेकिन ये महंगा है और ये भारत में बिकता भी नहीं है। और अगर आप भारत में इसको मंगाने की कोशिश करोगे तो ये प्राइस जो है $80 है
ये भी कम ही दिखा रहा है। अब जाके सर्च करोगे तो ये ज्यादा दिखाएगा, और भारत में आप इंपोर्ट करवाओगे तो ये जो प्राइस है वो $150 तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये जो दो कंपनियां हैं इसमें प्रॉब्लम है, तो हमारी कंपनी इन प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर रही है कि ये जो कॉस्ट है $80 का, ठीक है, उसको वो $30 करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जो $80 का कॉस्ट है उसको $30 करने की कोशिश कर रही है। $30 कितना होता है? 2400 रुपए। 2000 में अगर ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं लोग तो 2400 रुपए में ये डिवाइस यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे फंक्शन है, उनको 15 बार पिन चुमाने की जरूरत। ठीक है, तो इसी काम पे अभी कंपनी लगी हुई है कि जो $80 का कॉस्ट है उसको $30 कैसे किया जाए। ठीक है, और ये जो $30 का कॉस्ट है ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे है। ऐसा नहीं है कि हर जगह $30 होगा, ये रीजन, कंट्रीज और जगह जगह पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ पे कितनी आ रही है। ठीक है, भारत में हो सकता है कम आए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मतलब उनका है कि $30 तक लाना है। ठीक है, जहां भी वो आप आए, जहां भी सबसे सस्ता पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग करना वो वहां पे करेंगे और $30 तक उस कॉस्ट को लाएंगे और वहां से वो सारी चीजों को देखेंगे। तो ये मामला है कि कुछ देशों में ये $40 भी हो सकता है, कहीं $50 भी हो सकता है, उस हिसाब से। लेकिन क्योंकि इसके बारे में और भी बात करूंगा कि भारत में कैसे सस्ता हो सकता है। ठीक है, ओके, और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कमिंग इन इंडिया, मतलब कि ये कंपनी जो है वो भारत में आ रही है। ठीक है, इसके लिए कंपनी ने पहले से एक्शन ले रही है पहले से। तो इसमें क्या है कि जब ये प्रोडक्ट भारत में बनेगा तो लोगों तक सस्ते में पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो दूसरी कंपनियां थी वो अपने अपने देश में बना रही हैं। पहली बात ये है, तो जब ये प्रोडक्शन इसका भारत में होगा या असेंबलिंग भारत में होगा तो वो सस्ता बिकेगा। चाइना के प्रोडक्ट आप खरीदते हो, है ना, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि पूरा बना के वहां पे आता है, नहीं है ऐसा, उसके पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असेंबल होके तब जाते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है। चाइनीज सामान इसीलिए ज्यादा सस्ता पड़ते हैं क्योंकि वहां से एक एक पार्ट्स प्रोडक्ट के आते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पूरा डिवाइस आता है। भारत में उसके असेंबली लाइन होते हैं और वहां से प्रोडक्ट बन के फिर भारत में पूरे जाता है। और इसमें बहुत सारी अच्छी बात है, जैसे कि ये कंपनी जो है एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है, जिससे कि जो ये प्रोडक्ट है हमारा वो एकदम हाई क्वालिटी का होगा। कैसे हाई क्वालिटी का होगा ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सस्ता करना बड़ी बात नहीं है ना, सस्ता करना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो क्वालिटी के लिए कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है। जो लोग पहले से हैं प्रोजेक्ट में या फिर आप लोग नहीं भी हैं तो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो कि अलग अलग रिसर्च सेंटर के साथ कंपनी अभी एग्रीमेंट कर रही है। ठीक है, अलग अलग जो रिसर्च सेंटर है उसके साथ एग्रीमेंट इसलिए हो रहा है, और वो जो रिसर्च सेंटर है, जैसे कि मैं बताता हूँ, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है जो सिर्फ सेंसर बनाती है। ठीक है, एक कंपनी है जो सिर्फ किसी बॉडी का पार्ट बनाती है। ठीक है, बॉडी बनाती है। एक कंपनी है जो टाई बनाती है। ठीक है, एक कंपनी है जो सिर्फ चश्मा बनाती है। ठीक है, तो जो सिर्फ मतलब चश्मा का भी एक पार्ट ग्लास बना रही है। ठीक है, जब वो सिर्फ ग्लास बना रही है तो वो प्रोडक्ट, वो ग्लास बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्योंकि उनकी उसमें एक्सपर्टीज हो गई, है ना। तो इसी तरह से जो हमारी कंपनी है वो अलग अलग रिसर्च सेंटर के साथ एग्रीमेंट कर रही है, अलग अलग रिसर्च सेंटर के साथ वो काम करने की कोशिश कर रही है, और जो इसके अलग अलग पार्ट है हमारे डिवाइस के वो अलग अलग रिसर्च सेंटर में बनेंगे। जैसे कि जो सेंसर है वो सेंसर वाली कंपनी बनाएगी जो सेंसर बनाने में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो सेंसर हमारा बेस्ट क्वालिटी का होगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि उसके लिए काम शुरू हो गया है। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए काम अभी से शुरू हो गया, और वो कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगी जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में एक्सपर्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा जो है अलग अलग प्रोडक्ट के भी पार्ट जो है वो अलग अलग रिसर्च सेंटर में बनेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट को बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट ओवरऑल बनेगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्योंकि जो आप दूसरी कंपनियां देखोगे वो सब कुछ खुद ही बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया जो हमारी कंपनी अभी करने वाली है। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा वो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा? आप लोग क्या सोचते हो? कॉमन सेंस लगाओ, होगा सबसे बेस्ट? होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में इन हाउस प्रोडक्शन होगा, मतलब स्टार्ट कंपनी ऐसे कर रही है, ऐसे टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है,
हम अपना काम सौंप रहे हैं अलग अलग लोगों को, तो वो फटाफट बनाएंगे, ठीक है। एक कंपनी जो सेंसर बनाई रही है तो वो एक दिन में करोड़ों सेंसर बना देगी, ठीक है। उनकी क्योंकि एक्सपर्टीज है, उनको नया नहीं सोचना है, उनको जीरो से शुरू नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे जो सेंसर है वो बन जाएंगे, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे बना सकते हैं एक दिन में, जिसको एप्लीकेशन का पता है। अगर आप सारी चीजों को खुद ही स्टार्टिंग में करने लगते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख रहे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि सारे काम कंपनी खुद करने की कोशिश करती है, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्केट में आने में, मार्केट में उतरने में, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग रिसर्च सेंटर, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ काम कर रही है और वो इनका अलग अलग जगह प्रोडक्ट बनेगा और उसको सबसे पहले एक जगह असेंबल करके मार्केट में लाया जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बिकेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको प्रोडक्ट जो है मार्केट में दिखेगा फास्ट। मतलब जितने भी आपने कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया होगा सबसे तेजी से ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है। क्यों करने वाली है ये आपको समझ में आ गया? आ सकता है सबसे पहले मार्केट में, सबसे पहले मतलब नहीं कहना, मतलब ऐसा है कि जल्दी आ सकता है, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया है। अगर सभी चीजें सैफ जी ही करते तो क्या वो उतनी एनर्जी से वो कर पाते या उतनी जल्दी वो कर पाते? नहीं कर पाते। ऐसे ही मतलब ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा था, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि वो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग पार्ट, अलग अलग जगह बनेंगे, इसलिए ये कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगी, जल्दी हमारा प्रोडक्ट रेडी होकर मार्केट में आएगा। तो सबसे पहले ये होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा, इसको बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई ना कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बन रहे हैं और फिर एक जगह असेंबल हो रहे हैं और फिर बिक रहे हैं। तो ये है कि कंपनी हमेशा ऐसे ही करती रहेगी, ऐसा नहीं है। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी तो उसमें से आपको डिविडेंड देगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिलने लगेगा, साथ में उसमें से जो 50% पैसा वो कंपनी यूज करेगी कंपनी के डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स फिर आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, सभी लोगों को दिखेगा तो सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही बहुत जल्द प्रोडक्ट आएगा तो सभी लोग इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे और वहां से फिर कंपनी ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगी, मतलब कि खुद का प्रोडक्शन लाइन बनाएगी, सारी चीजों को वो खुद बनाएगी, क्योंकि उनको पता भी चल गया है कि कैसे कैसे बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, ठीक है। तो अब बाद में ये ऐसा नहीं है कि इसी सहारे चलेगा, जब तक हम अपनी सारी चीजें खुद नहीं करेंगे बहुत बड़ा प्रॉफिट हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए भी हमारे पास प्लान पहले से है सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो अब कमिंग इन इंडिया, मैंने बताया आपको कि भारत में ये कंपनी आने वाली है। तो भारत में आने के क्या क्या फायदे हैं? जैसे कि आप देख रहे होगे कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर रही है कि वो भारत में किसी एक्सचेंज पे कहीं पे लिस्टेड होने की बात करे, भारत में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात करे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एमएलसी कर रही है, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रही है कंपनी, इसके लिए काम भी अभी से शुरू हो गया है। आप अगर वेबसाइट पे जाके देखोगे तो inbridge.pro नाम की भारत की कंपनी है जिसके साथ में एमएलसी का एग्रीमेंट हुआ है। कौन से नाम की कंपनी है? inbridge.pro। कौन से नाम की कंपनी है? inbridge.pro। बस थोड़ा सा, मैं 5 मिनट में अब खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो inbridge.pro नाम के साथ हमारा एग्रीमेंट है और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी रसिया की कंपनी को इंडिया में लाती है, उसको लीगल करती है, उसको भारत में मार्केटिंग करने में, मतलब प्रोडक्ट को कैसे प्रचार प्रसार उसका करना है, भारत में कैसे बेचना है, वो सारे वो बताती है चीजें कंपनी को, ठीक है। और जो इंडिया की कंपनियां होती है उसको रसिया में ले जाती है, मतलब कि यही उनका काम ही है कि रसिया की जो कंपनी है उसको भारत में लाना, भारत की कंपनी को रसिया में ले जाना, ठीक है। तो ये कंपनी ये काम कर रही है और इसके लिए काम शुरू हो गया। तो भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी, इसके लिए भी लोगों ने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और इसके लिए सारी प्लानिंग हो रही है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो सकती है। और लिस्टिंग का देखिए, अभी मैं रोड मैप आपको दिखाऊंगा, उसमें दिखाया गया है कि 2030 में लिस्टिंग होनी है। कब होनी है? 2030 में। लेकिन उस पर काम कब से शुरू हो गया? 2023 से, ठीक है। तो कितनी सीरियस कंपनी है, कितना सभी चीजों पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि 2030 में लिस्टिंग करना है तो अभी हम क्यों सोचे उसके बारे में, है ना। सारी चीजों को हमको सोचना है क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर हम लेट हो जाएं। कंपनी अगर अभी से प्लानिंग कर रही है तो पहले लिस्टेड हो सकती है, ठीक है। जो भी कंपनी बोल रही है उस पर वो काम कर रही है, ये बड़ी बात है और यही चीजें हमको देखना है।
ठीक है, नहीं जो बोल रही है कंपनी वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अचीवमेंट की बात करें कंपनी की, तो 26,300 से ज्यादा लोगों ने वेबसाइट पे इसके रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है पूरी दुनिया से, ठीक है। इतने लोग मतलब ऑलरेडी 1 साल के अंदर इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि पूरी ग्लोबली ऑलरेडी हमारी रोज मीटिंग होती है कहीं ना कहीं, तो लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं और इसमें अभी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इतने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। और ये थोड़ा सा डेटा है, ये डेक्सकॉम का आप अगर टर्नओवर देखोगे 2021 का, मतलब ये है कि इस कंपनी ने कितना कमाया 2021 में, ठीक है। तो डेक्सकॉम का आप देखोगे तो $2 अरब है, ठीक है। 2021 में डेक्सकॉम ने कितना कमाया, $2 अरब। और फ्रीस्टाइल लिब्रे ने कितना कमाया, 3.3 अरब, ठीक है। और ये भी आप नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि डेक्सकॉम महंगा प्रोडक्ट बेचती है, डेक्सकॉम महंगा प्रोडक्ट बेचती है, फ्रीस्टाइल लिब्रे सस्ता बेचती है, लेकिन फ्रीस्टाइल का प्रॉफिट ज्यादा है, $3.3 अरब। और इसका डेक्सकॉम का महंगा है इसलिए ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए इसका प्रॉफिट जो है $2 अरब ही है। तो हमारी कंपनी जो है इससे जब सस्ता और कर रही है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। इसका $3.3 अरब है, हमारा और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। जैसे कि जो कंपनियां हैं एबॉट, जैसे कि फ्रीस्टाइल लिब्रे है, ये फ्रीस्टाइल लिब्रे का है क्योंकि वो एबॉट लेबोरेटरीज के अंदर आती है, ठीक है। तो फ्रीस्टाइल लिब्रे शेयर प्राइस सर्च करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन एबॉट लेबोरेटरीज अगर आप सर्च करते हो तो आ जाएगा। एबॉट लेबोरेटरीज जो ये कंपनी थी, ये स्टार्टिंग में ना दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती थी, अभी भी बनाती है, मतलब अलग अलग बीमारियों के दूसरे प्रोडक्ट्स वो बनाती थी। और इसकी जो शुरुआत है 1983 में हुई थी, ठीक है। वो टाइम पे इसकी शेयर प्राइस थी $1.58, ठीक है। और देखिए सीजीएम डिवाइस जो बनाना शुरू किया वो किया इधर 2018-19 में, ठीक है। इधर सीजीएम डिवाइस उन्होंने बनाना शुरू किया डेक्सकॉम के बाद, ठीक है। और जैसे सीजीएम डिवाइस बनाना शुरू किया, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, तो इसके शेयर प्राइस देखिए कैसे बढ़े, ठीक है। और अभी कितने चल रहे हैं, कितने थे स्टार्टिंग में 1.58, अभी कितने हैं $92.85। और इसकी जो हाईएस्ट, हाँ इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो गई थी 137 है ये, हाँ $137 तक इसकी जो प्राइस है वो गई थी। तो आप समझ सकते हो कि $100 से ज्यादा है ना। और ये नॉर्मल अभी आप देखोगे तो $100 से ज्यादा ही रहता है, अभी थोड़ा सा 92 चल रहा है, लेकिन ये $100 से ज्यादा ही प्राइस रहते हैं इसके, ठीक है। तो जब इन कंपनीज के जो सीजीएम डिवाइस बना रही है और सीजीएम डिवाइस की वजह से ये कंपनी आगे बढ़ी है, आप देख रहे हो। इसके पहले इसका मार्केट कुछ नहीं था क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट्स ही बना रहे थे। जब से सीजीएम डिवाइस बनाना है इसका प्रोडक्ट, इनकी कंपनी का शेयर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ये दूसरी कंपनी है डेक्सकॉम, ठीक है। डेक्सकॉम का शेयर प्राइस कितना है $89 अभी, और इसका कितना था स्टार्टिंग में $2.56। इसका भी इन्होंने भी 2016-17 के बाद ही शुरू किया, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो कि इन्होंने कब बनाना शुरू किया ये डिवाइस, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 4-5 सालों में ये डिवाइस जो है वो धीरे धीरे लोग यूज करना शुरू किया लोगों ने। तो उसके बाद ही इसकी भी जो शेयर प्राइस है ना, ये उसी टाइम ग्रोथ करना शुरू हुई है जब इन्होंने सीजीएम डिवाइस बनाना शुरू किया। तो इसकी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गई थी वो गई थी $161, ठीक है। तो दोनों कंपनी की मैंने दिखाई कि $100 से ज्यादा ही है, तो हमारी कंपनी का कितना जा सकता है। इनका जब 100 से पार जा सकता है तो क्या हमारा $1 $2 भी नहीं जा सकता। और अभी हमको शेयर कितने मिल रहे हैं, पैसों में मिल रहे हैं। तो $1 $2 भी जा रहा है तो कितने हो रहे हैं, 80 रुपए, 160 रुपए, मतलब अगर 150 रुपए भी जा रहे हैं तो अभी पैसे में हम खरीद रहे हैं, और वो रुपए में जाते हैं, डॉलर में जा रहे हैं, मतलब $1 भी जा रहा है तो कितना गुना हमारा प्राइस बढ़ रहा है, वो सब चीज बताएंगे आपको कैलकुलेशन करके, ठीक है। या फिर फैजाज सर आपकी पूरी जिंदगी की सैलरी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वो कैलकुलेट करके वो बता देंगे, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। ओवरऑल मुझे ये प्राइस दिखाने का मामला यही था कि जो कंपनियां सीजीएम डिवाइस बना रही हैं, और सीजीएम डिवाइस जब इन्होंने बनाना शुरू किया तभी इनके जो शेयर्स के प्राइस थे वो बढ़े, ठीक है। मतलब कि सीजीएम डिवाइस की बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है और लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। बस क्या इसमें है, इसमें कंपनियां कम है, ठीक है। कंपनियां बहुत कम कंपनियां हैं, इसीलिए ये महंगे बहुत बेच रहे हैं। जैसे कि एयरटेल था, वोडाफोन था, स्टार्टिंग में बहुत सस्ते बहुत महंगे रिचार्ज होते थे,
ठीक है। लेकिन जैसे जियो ने सस्ता किया, सभी लोग सस्ता करने लगे धीरे धीरे। तो हमारी कंपनी पहली है जो इस प्रोडक्ट को सस्ता करने जा रही है, ठीक है। तो हमारा मार्केट जो बहुत बड़ा है और हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि कंपनियां बहुत कम है और उसको सस्ता करना बहुत बड़ी बात होती है। जियो ने यही किया था। तो अगर आप शेयर्स की बात करोगे तो जो टोटल शेयर्स है वो 20 बिलियन शेयर्स है और उसमें से 10 बिलियन जो शेयर्स है वो क्राउड फंडिंग के लिए इशू हुए, ठीक है। और ये 10 बिलियन जो शेयर्स है वो बढ़े ना, इसके लिए अभी कंपनी ने एक्शन ले लिया है। 10 बिलियन ही शेयर रहेंगे और ये जो लिमिटेड जब शेयर्स रहते हैं ना तो हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ती है। लिमिटेड अगर शेयर्स रहेंगे तो प्रॉफिट तो कंपनी का उतना ही रहेगा और शेयर्स 10 बिलियन ही रहेंगे तो हमारे जो शेयर्स की प्राइस है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और टोटल जो कंपनी को फंडिंग चाहिए वो चाहिए $40 मिलियन। यहाँ पे रोड मैप है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो कि 1 से 7वें स्टेज में जो है क्या कंपनी करने वाली है। 8 से 12वें स्टेज में आप बात करो तो यहाँ पे जो लोग खरीद रहे हैं ना उनका यहीं पे ही कई गुना, मतलब 3 से 4 गुना प्राइस बढ़ चुका होगा, मतलब 3 से 4 गुना पैसा उनका हो चुका होगा यहीं पे, ठीक है। ये फंडिंग स्टेज में जो लोग ये टाइम पे आएंगे उनको इनके मुकाबले महंगा शेयर मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी आने वाले टाइम में उनको कम मिलेगा। ऐसे ही जितना लेट जो आता है उसको उतना कम प्रॉफिट मिलता है। ऐसे यहाँ पे मैंने बताया था आईपीओ का, तो आईपीओ कब आना है 2030 में टारगेट है, लेकिन उसके लिए कंपनी अभी से काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो अभी ये दूसरे स्टेज का प्राइस के हिसाब से $0.001 था और ये कंपनी का मतलब टारगेट है कि वो $1 लिस्ट करे। $1 जा सकता है आराम से कि नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके $100 $150 जा सकते हैं, तो क्या हमारे $1 भी नहीं जा सकते? बहुत कम हमने उम्मीद लगा रखी है, ज्यादा जा सकता है, ठीक है। और साथ में 20 बिलियन कैपिटलाइजेशन कंपनी करना है और जैसे $20 बिलियन कंपनी का हो जाता है ना कैपिटलाइजेशन, तो ये $1 ऑटोमेटिक हो जाए। तो आपको कैपिटलाइजेशन पे ध्यान देना, ठीक है। ये नहीं पूछना है कि $1 क्यों नहीं हुआ। अब ये देखो $20 बिलियन कैपिटलाइजेशन हो गया क्या, ठीक है। तो अगर $20 बिलियन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड होती है। ओके, उसके साथ साथ कंपनी 50% डिविडेंड देगी, ठीक है। मतलब जितना भी वो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से कुछ पैसा जो है वो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको देगी, सैलरी देगी उनकी, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल खर्चे होते हैं कंपनी के वो करेगी। उसके बाद उसमें से 50% जो प्रॉफिट आएगा ओवरऑल इन सब खर्चों के बाद उसमें से 50% सभी इन्वेस्टर्स में बांटा जाएगा और 50% कंपनी रीयूज करेगी कंपनी के डेवलपमेंट में, ठीक है। ओके, आगे बस लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे देखिए $10,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है वो 1 मिलियन क्लाइंट तक पहुंच जाता है, मतलब 1 मिलियन लोग हमारे प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं तो हमारी जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन है वो $10 बिलियन होगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि क्या 1 मिलियन क्लाइंट तक कंपनी पहुंच गई, उसकी $10 बिलियन हो गई कैपिटलाइजेशन। तो जो आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो $10 मिलियन बन सकता है। ये सेकेंड स्टेज में जिन लोगों ने लिया था उनके लिए, ठीक है। तो अभी आपको ये थोड़ा कम लग सकता है, मतलब इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन $10,000 का $10 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। और इसमें से 50% डिविडेंड मिलेगा। ओके, अब कंपनी की यहाँ पे लीगैलिटी है, तो लीगैलिटी को आप चेक भी कर सकते हो, मैंने दिखाया भी था। आप सेंट लूसिया की वेबसाइट पे जाके खुद भी अपना अकाउंट बना के वहाँ पे चेक कर सकते हो, तो आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो अलाउ कर रहा है इस कंपनी को कि वो पूरी दुनिया से फंड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन का ये चीजें थी। बाकी आप लोग अब जो मैंने चीजें बताई इस चीजों से आपको अगर इसमें समझ में आ गया है तो जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया उसके जरिए आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है, या किसी से भी पूछ सकते हो और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो, ठीक है। बस इतना ही प्रेजेंटेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।